आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शल डैश गुड। देखिए हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, इसमें हमारे पास ये शल भी आता है, वेल, मे, कैन, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट एंड ought टू। ये हमारे पास बेसिकली मॉडल वर्ब्स हैं, और जब भी हमारे पास ये वर्ब्स आएंगे हम हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। और याद रखें कि उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास ये वाले वर्ड्स आते हैं, वेल, शल, मे, कैन, माइट एटसेट्रा, तो हम हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम जो है वो एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आया वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और टू हैव, तो फिर इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा। अगर हमारे पास किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव एंड ought टू हैव, तो फिर उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हैव डैश इट, फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक ऑप्शन है डू, दूसरा हमारे पास है डिड, तीसरा हमारे पास है डज और चौथा हमारे पास है डन। तो डू का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है? डू का हमारे पास थर्ड फॉर्म डन है। चूंकि यहाँ पर हमारे पास कुड हैव आया है, इस वजह से हम इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई भी वर्ब आता है और हम उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये होता है और एक के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, तो ये एस या ई एस जो है वो क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स आएंगे, फिर हम उसमें सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो, हम इसके साथ फिर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस shall look good. MCQs number 178. Each and every member dash to vote. जब भी आप लोग के पास सेंटेंस में ईच आ जाए, सेंटेंस के स्टार्ट में ईच आ जाए या सेंटेंस के स्टार्ट में एवरी आ जाए, अब चाहे ये ईच एक दफा आ जाए या ये ईच दो दफा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड गर्ल डैश टू डू इट, या हमारे पास आ जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल टू डू इट। अब पहले सेंटेंस में हमारे पास एक ईच जो है वो एक दफा आया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में ईच दो दफा आया है। इस तरह अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, एवरी बॉय एंड गर्ल टू डू इट, या ये होता कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश टू डू इट। अब इस सेंटेंस में ईच एक दफा आया है और इस सेंटेंस में ईच दो दफा आया है। इस सेंटेंस में एवरी एक दफा आया है और इस सेंटेंस में एवरी दो दफा आया है। अब चाहे सेंटेंस में हमारे पास ईच एक दफा आ जाए या ईच दो दफा आ जाए, इसी तरह चाहे एवरी एक दफा आ जाए या एवरी दो दफा आ जाए, हम हमेशा इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। दैट इज वाई ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट। ऑप्शन ए इज द राइट वन। पहले में ऑप्शन बी आता है, लुक। MCQs number 179. A large number of soldiers dash died for the country. एक होता है a large number of, a great number of, a majority of। इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है।
अगर अ लार्ज नंबर ऑफ आएगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ आएगा या अ मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और अगर द लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, द ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए या द मेजॉरिटी ऑफ आ जाए तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। असल में यहाँ पर कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट होती है कि हम नॉर्मली ए को यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। हम कहते हैं कि अ बॉय इज कमिंग, अ गर्ल इज राइटिंग। तो जब भी हमारे पास ए आता है, ए का मतलब होता है वन, तो हमारे जहन में ये पॉइंट बैठ जाता है कि जब भी ए आएगा हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आते हैं तो ये रूल हमारे पास थोड़ा सा जो है वो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये कि अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और जब द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश डाइड फॉर द कंट्री, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, हैव डाइड फॉर द कंट्री। ऑप्शन सी भी हमारे पास प्लूरल है लेकिन इसके साथ आर नहीं आ सकता है। रीजन ये है कि इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, जबकि हमारे पास जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो हम उसके साथ हैव लगाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 180, फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स जितने भी डेज आते हैं, जितने भी मंथ्स आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जितने भी आप लोग के पास स्पोर्ट्स आते हैं, हमेशा इसके साथ कलर भी लगा दे शाबाश, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आपके पास किसी सब्जेक्ट का नेम आता है या किसी दिन का नेम आता है या किसी महीने का नेम आता है, किसी कलर वगैरह का नाम आता है, इंस्टीट्यूशन में आपके पास सब कुछ आता है। इसमें आपके पास स्कूल भी आता है, कॉलेज भी आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, मदरसा भी आता है, एकेडमी, ये सारी चीज़ें आप लोग के पास इंस्टीट्यूशंस में आती है। तो जब भी आप लोग के पास ये सारी चीज़ें आएंगे तो आप हमेशा इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं कि फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एमसीक्यूज नंबर 180, माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स डैश वर्कड। We have actually got two groups of conjunction, along with, together with, in accordance with। एक हमारे पास ये लिस्ट है और इसके साथ साथ आप लोग यहां पर लिख लेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि इन कंजंक्शंस के लिए और इस प्रीपोजिशंस के लिए हमारे पास रूल ये एक है। अगर along with, together with, in accordance with आता है या हमारे पास जितने भी प्रीपोजिशंस आते हैं इनके लिए एक रूल है। और अगर हमारे पास ये कंजंक्शंस आते हैं either और, neither, nor, not only, but also, और and, nor। अब पॉइंट ये है कि जब भी हमारे पास ये ग्रुप ऑफ लिस्ट आता है, अब हमारे पास एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नाउन, और एक नाउन इसके बाद आता है, जो इसके बाद आता है उसे कहा जाता है सेकंड नाउन। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंजंक्शंस आते हैं तो एक नाउन इससे पहले आएगा उसे कहा जाएगा फर्स्ट नाउन, और एक नाउन इसके बाद आएगा जिसे कहा जाएगा सेकंड नाउन। अब जब हमारे पास लिस्ट नंबर 1 मौजूद होगा तो हमारा वर्ब फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। अगर यार मिनट सबर हो यार, अगर हमारे पास ये लिस्ट आता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसी तरह जब ये लिस्ट आता है तो वही वाला पॉइंट है कि एक नाउन इससे पहले आएगा, जो पहले आता है वो फर्स्ट नाउन होता है, जो बाद में आता है वो सेकंड नाउन होता है। अब यहाँ पर वर्ब सेकंड नाउन के मुताबिक एग्री होगा।
फॉर एग्जाम्पल, द टीचर along with the students dash playing. The teacher along with the students dash playing. अब along with आया है, ये वाला हमारे पास फर्स्ट नाउन बन गया है, ये बन गया है सेकंड नाउन। वर्ब किसके मुताबिक आएगा? फर्स्ट नाउन। चूंकि फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, not only the teacher but also the students dash playing. अब सेकंड नाउन हमारे पास द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है, इस वजह से इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो हमारे पास होगा द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। अब यहां पर हमारे पास है माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स। अब माई मदर सिंगुलर बन जाएगा, इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो वैसे ऑप्शन डी हमारे पास हैज था, ठीक है, यहां पर इन लोगों ने वाज लगाया है। ऑप्शन ए, बी और सी इस वजह से गलत हो जाएंगे क्योंकि वो सब के सब प्लूरल हैं, और ऑप्शन डी इस वजह से ठीक बन जाएगा क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है। तो वाज की जगह पर आप हैज लगा लें। लेकिन बात सुने, अगर आपने इसके अलावा और कोई भी वर्ब लगाया वो गलत होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे वर्ब्स आप लोगों के पास प्लूरल है, सिर्फ और सिर्फ ये एक वर्ब सिंगुलर है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वाज इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि वाज और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। यहां पर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव। अपने साथ ये 5 वर्ब्स लिखे। एक हैज है, हैज, HAS हैज। दूसरा हैव है, HAVE हैव। तीसरा है हैड, HAD हैड। चौथा है विल हैव एंड द फिफ्थ वन इज शल हैव। इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो मतलब ये कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हमारे पास ये वाले जो है वो वर्ब्स आएंगे, हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शल हैव। दैट इज व्हाई इन एमसीक्यूज नंबर 181 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs number 182. None of the candidates dash responded. 1, none, each, every, any, either, neither. जब भी ये 7 वर्ड्स आते हैं, 1, none, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके बाद दूसरा वर्ड हमेशा ऑफ होता है, ऑफ। जब भी ये 7 वर्ड्स होते हैं और इसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ आ जाए तो इसके बाद तीसरा वर्ड हमेशा नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। अब आपने उस नाउन या प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म लगाना है, याद रखें। और फिर उसके बाद वर्ब आएगा, आपने उस वर्ब का हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाना है। जब भी आप लोग के पास ये 7 प्रोनाउंस आते हैं, 1, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एटसेट्रा, और इसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ है, तो अब इसके बाद तीसरा वर्ड नाउन होगा, आपने उस नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाना है। अगर आप उसका सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और फिर उसी प्लूरल नाउन के बाद डायरेक्टली आप लोगों ने वर्ब को यूज करना है, और उस वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब अगर हम एमसीक्यूज नंबर 182 को देखते हैं तो हमारे पास आया है नन, नन के बाद आया है ऑफ। अब नाउन आएगा, नाउन का कौन सा फॉर्म आएगा? प्लूरल। तो प्लूरल आया है कि नहीं आया? द कैंडिडेट्स। अब इसके बाद वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हैज रिस्पॉन्डेड। एमसीक्यूज नंबर 183, द बुक, इसके साथ ING आएगा। इज, MR, वाज, वर और विल बी और शेल बी के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश क्वाइट इंसाइटफुल। रूल ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक जनरल रूल ये है कि जब सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जब प्लूरल नाउन आएगा उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर कोई प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए, प्लूरल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा एक खास चीज का नाम होता है।
ये किसी कंट्री का नेम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स। ये किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द लंदन एसोसिएट्स। इसी तरह ये हमारे पास किसी बुक का नेम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो जब भी आप लोग के पास प्लूरल प्रॉपर नाउन आएगा, आप लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल रूल को वायलेट करना है और इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो ये होगा द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज क्वाइट इंसाइटफुल। अब सिंपल पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास नाउन आया है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है। शाबाश, कैपिटलाइजेशन इज द मेन पॉइंट। सेंटेंस का रूल ये होता है कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है, स्टार्टिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ उसमें पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं उनके लेटर्स हमेशा स्मॉल होते हैं। ये एक प्रॉपर नाउन हमारे पास वाहिद ऐसा रूल है, चाहे ये हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, चाहे सेंटेंस के मिडल में आ जाए, या चाहे सेंटेंस के एंड में आए, आप लोगों ने हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखना है। तो जहां पर भी आपको सेंटेंस के मिडल में या एंड में कोई ऐसा वर्ड मिल गया है जिसके सारे के सारे लेटर्स कैपिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 184, मेनी अ टॉपिक डैश डिस्कस्ड इन द क्लास। एक मेनी है, मेनी। मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। और एक होता है मेनी ए या मेनी एन, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। एक है मेनी, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग, और दूसरा होगा मैनी अ स्टूडेंट इज राइटिंग। अब चूंकि हमारे पास मैनी आया है, इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लगा लिया है और इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। लेकिन जब भी मैनी ए या मैनी एन आएगा तो फिर हमेशा इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो ये होगा मैनी अ टॉपिक हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास। ऑप्शन डी इज द राइट वन। MCQs number 185, my glasses dash nowhere to be found। ये एक्चुअली है पेयर्ड नाउन्स। पेयर्ड नाउन्स, पेयर्ड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसमें हमेशा दो चीजें एक साथ यूज होती है। पेयर्ड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसमें हमेशा दो चीजें एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लासेस आ जाए, चश्मे आ जाए, इसके दो पार्ट्स होते हैं। आप लोग शूज को पहनते हैं, ट्राउजर्स, पाजामाज वगैरह, ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा दो पार्ट्स एक साथ यूज होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पेयर्ड नाउन्स। पेयर्ड नाउन्स के बारे में पॉइंट नंबर 1, इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। पेयर्ड नाउन के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे पास बाकी नाउन्स है, आम जो नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स, उसमें उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। मार्कर मार्कर्स, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, इसका हमारे पास सिंगुलर फॉर्म भी है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी है। लेकिन जहां तक पेयर्ड नाउन की बात है तो पेयर्ड नाउन का सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। रिमेंबर इट, पेयर्ड नाउन का सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास आ जाए सिजर्स, तो सिजर का मतलब होते हैं कैंची। अब अगर आप इसकी जगह पर इसका सिंगुलर यूज कर दे तो वो बन जाएगा सिजर, और सिजर का मतलब वो है कैंचा। तो हमारे पास कैंचा नहीं हो सकता है, सही है। तो इस वजह से दो पॉइंट्स पेयर्ड नाउन के बारे में याद रखें, एक ये हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है और दूसरा पॉइंट ये कि इसका हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। MCQs नंबर 186, द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन लुक्ड एट डैश। एक होता है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। ईच अदर को यूज किया जाता है दो के लिए। जब बंदे सिर्फ और सिर्फ दो होंगे तो उसके लिए ईच अदर आएगा, और जब तीन या तीन से ज्यादा होंगे तो उसके लिए वन अनदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन एंड द प्लेयर लुक्ड एट ईच अदर। एक बंदा कैप्टन है और एक बंदा प्लेयर है, तो दो बंदे हो गए, उसके साथ ईच अदर आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, तो अब इसका मतलब है कि कम से कम बंदे हमारे पास तीन है। तो जब दो बंदे होंगे तो उसके साथ ईच अदर,
और जब 3 या 3 से ज़्यादा बंदे होंगे तो उसके लिए वन अनदर। लेकिन अब पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये है कि क्या इसमें स्पेस होगा या इसमें स्पेस नहीं होगा। जो कहते हैं कि जिसमें स्पेस नहीं होगा वो हाथ उठाएं, और जो कहते हैं जिसमें स्पेस होगा वो हाथ उठाएं। ये बाकी कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं? अच्छा, ईच अदर में और वन अनदर में, रिमेंबर इसमें हमेशा स्पेस होता है, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर में स्पेस होगा। तो इसके साथ ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। आप लोग अपने साथ एक एग्जांपल लिखे, एमसीक्यूज नंबर 186 के साथ आप लोग लिखे द कैप्टन, अपने साथ एग्जांपल लिखे द कैप्टन एंड द ओपनर लुक्ड एट द कैप्टन एंड द ओपनर लुक्ड एट डैश। इसमें क्या आएगा? क्योंकि एक कैप्टन है और एक ओपनर है। दूसरा एग्जांपल लिखें द कैप्टन एंड द प्लेयर्स PLAYERS players looked at dash one another। शाबाश। MCQs नंबर 185 में आर आता है, आर। Occasionally is the antonym of 187। इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रेगुलरली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। हाँ, ना 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 ना, देखिए पॉइंट यही है, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर द सिनोनिम्स, दे आर आस्किंग यू फॉर द एंटोनिम्स। आप लोग के पास वोकैबुलरी के रिलेटेड दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। रेगुलर वो चीज होती है जिसको हम रोजाना करते हैं, और ओकेजनली वो चीज होती है जिसको हम कभी कभार करते हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 188, मे यू ऑल क्वालिफाई द टेस्ट, आमीन। हमने यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट लिखा था कि जब भी ये वाले वर्ड्स आते हैं इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है। तो इसमें MCQs नंबर 188 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 189, he might be dash in the ground near his house। अगर इन मॉडल वर्ब्स के साथ बी आता है, बी, फॉर एग्जाम्पल मे बी, कैन बी, माइट बी, कुड बी, शुड बी, तो आप फिर हमेशा इसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स को समझे। पहला पॉइंट ये है कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ES नहीं आता। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इसके एंड में हैव आ जाए, जिस तरह हमने लिखे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, तो फिर इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा। और अगर इसके साथ बी आ जाए, BE, विल बी, शैल बी, मे बी, कैन बी, तो फिर इसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सो ही माइट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड नियर हर हाउस। ऑप्शन डी इज द राइट वन। MCQs नंबर 190, would that he dash present with us on this auspicious occasion। 5 वर्ड्स है, एक वर्ड है विश, दूसरा वर्ड है इफ, तीसरा है एज इफ, चौथा है एज दो, और फिफ्थ वन है वर्ड दैट। नॉर्मल रूल यह होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू, हमारे पास जब ये 5 वर्ड्स आते हैं, नॉर्मल रूल जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। लेकिन जब भी ये 5 वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर नॉर्मल रूल को वायलेट किया जाएगा, और चाहे सिंगुलर आया है या चाहे प्लूरल आया है, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ वर आएगा। नॉर्मल रूल ये होता है कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। लेकिन जब भी ये 5 वर्ड्स आते हैं, विश, इफ, नेक्स्ट है एज इफ, द नेक्स्ट वन इज एज दो, और द फिफ्थ वन इज वुड दैट, तो फिर यहाँ पर नॉर्मल रूल को आप वायलेट करेंगे, और चाहे सिंगुलर आया हो या चाहे प्लूरल आया हो, इसके साथ वर आएगा। तो MCQs नंबर 190 में राइट ऑप्शन होगा वर। वुड दैट ही वर प्रेजेंट विद अस
on this auspicious occasion. वो शबा खबर मांदी आर नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ वर आएगा। ये 5 वर्ड्स हैं। नॉर्मल एक नॉर्मल रूल होता है, ठीक है। नॉर्मल रूल ये होता है कि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। लेकिन जब भी ये 5 वर्ड्स आएंगे, ये 5 वर्ड्स, यहाँ पर आप नॉर्मल रूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। चाहे आप लोग के पास सिंगुलर आया हो या चाहे आप लोग के पास प्लूरल आया हो, आप हमेशा इसके साथ वर लगाएंगे। वैसे तो सेंटेंस होगा कि ही वाज प्रेजेंट, लेकिन चूंकि वुड दैट आया है इस वजह से यहाँ पर हम वाज नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम वर को यूज करेंगे। हाँ, auspicious like up not far away is the day inshallah when you all will qualify the test। और फिर यहाँ पर आप लोग के लिए हम जो है वो एक सरमनी रखेंगे। सो auspicious means some great day, ठीक है। जिस दिन आप लोग खुश होंगे, यानी इस दिन आप लोग जो है वो क्या होंगे, आप आएंगे और आप लोगों को शील्ड मिलेगा कि आप लोगों ने अपने मेहनत का जो फल है वो पा लिया है इंशाल्लाह। जिसने नहीं पाया वो बेगैरत होगा, ठीक है, और बेगैरती का कोई भी हल नहीं होता। MCQs नंबर 191। बस इतना याद रखिए कि यू आर लेफ्ट ओनली विथ 50 डेज एंड दिस 50 डेज आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। इन 50 दिनों के बाद या तो आप लोग सारे उम्र के लिए डॉक्टर बन जाएंगे या आप सारे उम्र के लिए डॉक्टर नहीं होंगे। इस पॉइंट को समझे। आप लोग पिछले 1 साल से ज़्यादा से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं। ओवरऑल हमारी सोसाइटी नेगेटिव है। इंसान अगर फेल हो जाता है तो वो इसका जो है वो मजाक उड़ाते हैं, बल्कि इससे आपकी ज़िंदगी वो और भी डिफिकल्ट बना लेते हैं। बट यू पीपल वर करेजियस, यू वर स्ट्रांग। आप लोगों ने लोगों की बातों को नहीं सुना, अपने मेहनत को दोबारा से शुरू कर लिया। 1 साल से इसमें सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, आप लोग यहाँ पर क्लासेस के लिए भी आए, हॉस्टल में भी रहे, आप लोग बसेस वगैरह में भी आए। तो यू पीपल हैव पास थ्रू अलॉट मैनी डिफिकल्टीज। आप लोग के दिल में आया होगा कि किसी जगह पे जो है वो ट्रिप के लिए जाते हैं, आप नहीं गए हैं। आप किसी के शादी में शायद नहीं गए हो, किसी की फोदगी में नहीं गए हो, आपने और भी बहुत ज़्यादा ऐसे ओकेजन्स को एंजॉय नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग के जहन में यही बात क्लिक कर रही थी कि आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और ऐसा ना हो कि ये जो चंद मिनट है इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूँ जो कि MCQs में आ जाए और फिर उससे मुझे जो है नुकसान मिल जाए। सो यू पीपल हैव ऑलरेडी फाट अप फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। नो यू आर ओनली 50 मीटर्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस। अब ये 50 दिन, यहाँ पर आप लोग के पास सबसे मेन डिफरेंस आएगा कि इन 50 दिनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगर इन 50 दिनों को आप लोगों ने ज़ाया कर लिया तो टाइम का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल है। ये आपको उसी कॉइन में जो है वो पेमेंट करता है जिस तरीके से आप इसको करते हैं। अगर आपने टाइम को ज़ाया कर दिया तो टाइम भी आपको ज़ाया कर देगा, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता 50 दिनों के बाद आप लोग दोबारा से सिस्टम के बारे में बातें करने लगे कि जो MCQs आए थे वो आउट ऑफ कोर्स थे, या जिस जगह पर मैं बैठा था वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, या मेरे करीब जो बंदा बैठा था वो बातें कर रहा था। ये सारी नालायक लोगों की बातें होती हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो हमेशा दे रिमेन सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ फोकस्ड। तो इन 50 दिनों के में खैर है थोड़ा सा अपने ख्वाहिशात को दबाएं। आप लोग इन दिनों में आप लोग के जी बहुत सी चीज़ों को करना चाहेगा। यानी आप नॉर्मली शायद मूवीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन इन दिनों में आपके जहन में आएगी कि मैं कोई मूवी देख लूँ। आप वैसे सॉन्ग्स को नहीं सुनते होंगे, लेकिन इन दिनों में आपके दिल में वैसे आता है कि मैं किसी गाने को सुनूं। तो इन दिनों में ये होता है कि आपके टाइम ज़ाया करने के लिए आपके माइंड जो है वो आइडियाज़ को जनरेट करता है। ट्राई टू कर्ब देम। सही है, कर्ब करने का मतलब ये होता है कि कोई हॉर्स होता है, कोई घोड़ा, वो जैसे ही जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, इधर उधर की हरकत करता है, उसका मालिक उसको खींच देता है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो कम अज़ कम आप अपने दिमाग के मालिक हैं, अगर नहीं है फिर तो वो अलग बात है। तो इन 50 डेज के लिए अपने दिमाग को क्या करें, कंट्रोल करें। MCQs नंबर 191। इट इज आई हु डैश हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द अफेयर्स। 3 वर्ड्स है, 3। हु, विच, दैट। हु, विच एंड दैट। जब भी आप लोग के पास ये 3 वर्ड्स आएंगे, इन 3 वर्ड से पहले हमेशा या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, और इन 3 वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब आता है। हु, विच एंड दैट। ये पॉइंट भी सुन ले कि हु, विच और दैट जब भी सेंटेंस के मिडल में आते हैं फिर ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये 3 वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे,
और अगर ये सेंटेंस के मिडल में आते हैं तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब इन तीन रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले यहाँ पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और इसके बाद हमेशा वर्ब होगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। सही है। दिस इज द बुक, दूसरा है दीज आर द बुक्स, दैट न्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस नंबर 1 इज इट इज द बुक विच डैश न्यू। विच से पहले क्या आया है? नाउन आया है। कौन सा नाउन आया है, सिंगुलर या प्लूरल? जब ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। दैट से पहले आया है बुक्स, बुक सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगा। और अगर यहां पर आई आता है, आई, तो आई के साथ हम इज नहीं लगाते। हम ये नहीं कहते कि आई इज फाइन या आई आर फाइन, हम हमेशा क्या कहते हैं, आई एम फाइन। अब सेंटेंस ये है कि इट इज आई हु डैश हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द अफेयर्स। तो हु से पहले आई आया है, इस वजह से आई के साथ एम आता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 192, नन ऑफ द इश्यूज हैज बीन रिजॉल्व। अच्छा, नन ऑफ द, तो ये वही वाला पॉइंट है, नन आया है, इसके बाद ऑफ आया है। हमारे पास यहाँ पर नाउन आएगा, इस नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नन ऑफ द इश्यूज हैज बीन रिजॉल्व येट। MCQs नंबर 193 आप बताएं, शाबाश। इसमें क्या आता है MCQs नंबर 193 में? सी क्यों आता है? अपने साथ लिखें, a seat that is occupied, a seat, SEAT, सीट। अपने साथ ये पॉइंट लिखे, क्योंकि अक्सर औकात आप लोग के पेपर में ये वाला पॉइंट आता है। a seat, SEAT, सीट, या पोजीशन आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए, पोजीशन, a seat, position that is occupied by one person, at a time। a seat that is occupied by one person at a time। जब आपके पास एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसमें एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान होता है। मुल्क का एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, एक सीएम होता है। तो ऐसे ओकेजन के लिए आप लोग हमेशा आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। MCQs नंबर 194, आई प्ले स्क्वॉश एंड अदर टू कीप माई सेल्फ फिट। जीरो आर्टिकल लिखलिम दिगा ना, इन गेम्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, इसके साथ हमेशा जीरो आर्टिकल आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ, कलर्स के साथ, इसके साथ हमेशा जीरो आर्टिकल आता है। तो इसमें हमारे पास होगा, अब जीरो आर्टिकल का ये मतलब नहीं कि आप लोग जीरो लगाएं, बल्कि इसका मतलब होता है कि ए एन द में से कोई भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर?